Okay, so let's see some more examples of simile. I will write on the screen. ठीक है, जो स्क्रीन का बोर्ड है मैं उस पर लिखूंगा और आपको फटाफट बताना है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने अब तक कितना नॉलेज गेन किया है डिफरेंट क्लासेस से और कितनी अच्छी समझ बनाई है। उसी के आधार पे आप हमें बता पाएंगे कि ये लाइन, मैं सिमली के लाइंस आपको सिर्फ बताऊंगा क्योंकि सिमली पहचानना बहुत आसान है। अब आपको ये बताना रहेगा कि ये वाली सिमली वाली लाइन किस पोयम में आई है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखता हूं कौन कौन बता रहा है। मैं थोड़ा सा दूसरी लाइन से शुरू करता हूं। अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी। बताइए किस पोयम का है, एनीवन? टीजीटी वाले हैं तो टीजीटी के लिए स्पेशल है। बताओ भाई, कोई मुझे बता दो कि किस, अच्छा किस राइटर की लाइन है, यही बता दो। वर्ड्सवर्थ। बहुत अच्छा, वर्ड्सवर्थ की लाइन है। ठीक है, किस पोयम का है? सर जी प्रेजेंट टाइम रिमेम्बर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये क्लास की यही विशेषता है कि हम बहुत डीप जाएंगे, आप लोगों को थोड़ा हम बहुत चीज़ें याद करवाएंगे और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में खूब घुसेंगे क्योंकि हमारे पास फुल टाइम है और खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए, क्योंकि अब देखिए, अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। प्योर एज द नेकेड हेवेंस। अभी कुछ समझ में आ रहा है? फिर और बढ़ रहे हैं। मजेस्टिक फ्री। अभी नहीं आया समझ में? अब गेस करते रहो, अगर आ जाए तो बोलो कि आया, नहीं आया तो बोलो नो। इंटरेस्ट थोड़ा बना रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं, अब इतना ही रखते हैं। प्योर एज नेकेड हेवेंस, मजेस्टिक फ्री। अच्छा चलो, एक और लाइन लिख दे रहे हैं। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे। अभी तक कुछ समझ में आया आप लोग को? जी सर। बताइए। लूसी रे की पोयम था जी, ये वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ की लूसी ग्रे। चलिए, कोशिश कर रहे हैं आप। कोई भी बताइए। रीता, सब लोग जुड़ चुके हैं ना? सब लोग एक बार अपना नाम बता दो, जितने लोग जुड़े हैं। मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। यस सर, रीता चौधरी। ठीक है, रीता। और सुनीता जी जुड़े हैं, गंगा जी जुड़े हैं, प्रेम जी जुड़े हैं, और सुनीता सिंह सर। हाँ हाँ, आपका तो मैंने नाम ले ही लिया है। और नीलम जुड़ी हैं। हाँ चलिए ठीक है। हम एक्चुअली स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। प्योर एज द नेकेड हेवेंस। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह तुलना किया गया है। वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी। ठीक है, सी की तरह उसकी साउंड है जिससे कंपेयर किया गया है। प्योर एज द नेकेड हेवन, प्योर है जैसे कि नेकेड हेवन होता है, और मजेस्टिक है, फोर्स है। ठीक है, उसकी वॉइस में ये है। और अगर अब शायद हम पहली लाइन लिखने जा रहे हैं, अब आप शायद बता दो मुझे, क्योंकि अब लेकिन एग्जाम है ना, एग्जाम में भी दो तीन कंपैरिजन है, कोई जरूरी नहीं कि पहली लाइन देगा। कोई नकल नहीं कहीं से करेगा, दिमाग लगाइए, यही सीखोगे यहीं पे। दाई सोल वाज लाइक अ स्टार। अब शायद बता दो। जी मिल्टन, टू मिल्टन पेटिलियो टू। गुड गुड गुड। एंड ड्वेल पेट्रोचन सॉनेट। अपार्ट। बहुत सही। तो दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड dwelt अपार्ट। ये पहली लाइन थी इस पोएम की। तो ये बहुत ही फेमस पोयम है, यू कैन नॉट फॉरगेट। लेकिन अब एग्जाम में अगर सिमली से एग्जाम्पल पूछना है, चाहे लाइन ही पूछना है, तो जरूरी नहीं कि पहली लाइन दे, है ना। वो ये लाइन भी दे सकता, वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, प्योर एज द नेकेड हेवेंस, मजेस्टिक फोर्स। तो
तो इसलिए जो है जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं वो अभी तो देखो, अभी तो मैं कह नहीं सकता कि आप याद कर लो, क्योंकि अभी तो आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन हम इसलिए अभी इन सारी चीज़ों को बता रहे हैं ताकि जब हम पढ़ाएं तो आप फिर उनको पाओ और फिर आपको एकदम यहाँ की सारी बात वहाँ याद आ जाए। और ये चीज़ अभी से कम जितना हम लिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, इसे तो जरूर रख लो पक्का एकदम अभी से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में सिमली के रूप में चाहे ना आए, लेकिन आपके वर्ड्सवर्थ की पोयम की लाइन के रूप में आ सकता है। तो सबसे पहली चीज क्या जानना है कि इन लाइंस को किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने। दूसरी चीज क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट हो ये है कि ये पोयम का नाम है टू मिल्टन भी बोलते हैं और लंदन 1802, ये कभी मत भूलिएगा। अगर टू मिल्टन ऑप्शन में नहीं होगा, ऑफिशियल नेम यही है, लंदन 1802, ये पोयम का नाम है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, पोयम का नाम ये है। और जब हम इस पोयम को पढ़ाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया से, एक और बहुत ही फेमस पोयम है, कोई बता सकता है? अगर एक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा देता है कई बार, अगर पूछे कि लंदन नाम का एक और पोयम है जो कि किसी राइटर ने लिखा है, और कहीं ना कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब लिखा अपनी पोयम को तो उस पोयम को रेफरेंस के तौर पे जरूर लिया होगा और उसको समझा होगा और अपनी पोयम लिखा होगा। तो बताइए एक और पोयम लंदन नाम का है, हु हैज रिटन दैट पर्टिकुलर पोयम? एनीवन? बहुत से, विलियम ब्लैक। कभी लंदन पोयम एक और लिखा गया है, और किसके द्वारा लिखा गया है? बाय विलियम ब्लैक। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब विलियम ब्लैक की पोयम आप पढ़ेंगे तो अभी डीप नहीं जा रहा हूँ, बस इतना ही समझो कि उन्होंने लंदन की जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, सब बताने की कोशिश की है। और यहाँ भी सेम वही चीज है कि इस पोयम में जो है राइटर कहीं ना कहीं जो लंदन की स्थिति है, इंग्लैंड की आप पूरी कह लीजिए कंटेम्पोररी सोसाइटी है, उसकी सिचुएशन से बहुत दुखी है पोएट। और इसलिए कह रहा है कि इस समय हमें जरूरत है एक बहुत ही महान पोएट, एक बहुत ही महान पर्सन की, जिसका नाम मिल्टन है। क्योंकि मिल्टन जो है बहुत ही रेवोल्यूशनरी पोएट थे, ये आप सभी को पता है, चीजों का विरोध करते थे। जब मिल्टन अभी पोएट्री लिखे और जब आपके पैराडाइज लॉस्ट लिखे, उसके बीच का एक इनका पीरियड है पूरा, जो बिल्कुल पीरियड ऑफ प्रोज कहलाता है। और उस पीरियड में इन्होंने केवल ढेर सारे पैम्पलेट लिखे हैं, और उस पैम्पलेट में इन्होंने क्या किया है? अटैक किया है जो वहाँ की सोसाइटी है, जो गड़बड़ चीजें हैं, सब चीजों पे अटैक किया है इन्होंने। हाँ, एरोपाजिट का तो आप भूल ही नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए उस पर अटैक किया। तो मतलब ये बहुत बड़े राइटर थे मिल्टन अपने समय के, और बिल्कुल निडर थे। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहता है कि उस राइटर की आज जरूरत है इंग्लैंड की सोसाइटी में। ठीक है, और इसलिए कंपैरिजन किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा, उम्मीद है कि अभी आप लोग देखिए बहुत कुछ समझ रहे होंगे वहां जाने से पहले, जब हम वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे। लेकिन अभी भी देखिए बहुत सी चीजें आपके काम की हैं, तो इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है, सब नोट डाउन करते जाना है। अभी आप लोग तुरंत नोट कर रहे हैं कि बाद में रिकॉर्डिंग से नोट करेंगे? हम बाद में रिकॉर्डिंग से नोट करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, अब देखता हूं कौन बता रहा है। मैं इसलिए एंड ऑफ्ट एलोन इन नूक्स रिमोट, अगर हम लिख रहे हैं, इतना समय है आपके पास तो आप भी नोट कर सकते हैं फिलहाल, और बाद में भी ये आपके ऊपर है सब। एक पेंसिल भी आप लोग रखा करिए मेरी क्लास में। जैसे सपोज करिए कि आपको लगे तो पेंसिल से फटाफट लिख लो और बाद में उस पर पेन चढ़ा लो, या नहीं भी चढ़ाओगे तो चलेगा। लाइक अ प्लीजेंट थॉट, when such are wanted। अब बताओ, ये बताइए, अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, ये बताइए ताकि आपके दिमाग पे थोड़ा प्रेशर बने। अगर आपने थोड़ा बहुत, ऐसा तो आप में से कोई है नहीं, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जितने भी राइटर्स ये मैं जहाँ से ले रहा हूँ, यू ऑल हैव स्टडीड दोज राइटर्स इन आवर क्लासेज ओनली।
ठीक है, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। अगर बाय चांस आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह है कि यू आर प्रिपेयरिंग ना, तो आप लोग भी डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ते होंगे, तो इट इज माय वे टू टीच, ठीक है, ताकि हम बात बात में आपको रिमाइंड कराएं, पूछते रहें आपसे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब जान लें और कम से कम इन लाइंस को याद करें। लेकिन इतनी आसानी से नाम नहीं मुझे बताना है, और आपको इसको कहीं डाल के नकल भी नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट okay, give force on your mind that if you are able to connect these lines to your memory, have you studied somewhere or not? चलिए बताइए। And oft alone in nooks remote we meet thee like a pleasant thought। यानी राइटर किसी पोयम में किसी चीज को प्लीजेंट थॉट से कंपेयर कर रहा है, ठीक है, लाइक अ प्लीजेंट थॉट। तो ये कौन है भाई? कौन सी पोयम है? राइटर किससे कंपेयर कर रहा है? ठीक है, किसी को याद आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन नो बोल दिया करो सर, याद नहीं आ रहा है ना। तो चलो, नहीं याद आ रहा है, मैं बताऊं फिर? जी सर बताइए। यस सर। वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोयम है, वर्ड्सवर्थ तो बहुत पोयम लिखे हैं लेकिन जो लाइंस इंपॉर्टेंट है, कुछ पोयम की केवल लाइन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू द डेजी, ये पोयम का नाम है। और ये किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। ये है, तो पोएट ये बोलना चाह रहा है कि जब वो डेजी से मिल रहा है, ठीक है, जो एड्रेसी है डेजी, उससे जब मिल रहा है तो उससे मिलना ठीक वैसा ही जैसे एक प्लीजेंट थॉट से मिलना होता है, ठीक है। आपके अंदर अच्छी फीलिंग आने लगती है, तो ये चीज है, ठीक है। तो ये टू द डेजी नाम का पोयम है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। अब एकदम पीजीटी के हिसाब से सारे राइटर्स पकड़ा हूं, अब कुछ पीजीटी के भी राइटर देख लो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़े। यस सर। बोल दिया करिए आप लोग, है ना। सिमली, एक्चुअली ना सिमली पे हम थोड़ा ज्यादा समय दे रहे हैं। रीजन क्या है ना, आप लोग को एक सच्चाई बताऊं कि सबसे ज्यादा जो कोटेशंस आते हैं, मतलब अगर आप एग्जाम के कोटेशंस को देखें तो फिगर आप इस पे साइड करिए, जो सबसे ज्यादा कोटेशंस आते हैं कि ये लाइन किसने लिखा है, ये लाइन किस पोयम का है, ये लाइन किस ड्रामा का है, तो अगर आप उनके एग्जाम्पल्स उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम जो है सिमली के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि सिमली वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है, एग्जामिनर को, राइटर्स को अच्छा लगता है एग्जाम्पल देने में, तो वो वाला ही ज्यादा उठा के देते हैं। तो इसलिए ये वाली क्लास थोड़ी सिमली पे हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, है ना। उसके बाद चीजें उतनी स्लो नहीं रहेंगी। फिर देखिए, अब ये लाइन तो आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छी लाइन लगती है। लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द womb, like a ghost from the tomb। नोट भी करते जाइए, घोस्ट फ्रॉम द tomb, I arise and unbuild it again। कोई बता सकता है? like a child from the womb, like a ghost from the tomb या tomb, बताइए। I arise and unbuild it again। बताओ भाई, राइटर गेस करिए। अभी हम लोग गेस कर रहे हैं, गेस करो, अभी पढ़ा नहीं जाता ना, गेस करते हैं। बताओ, गेस करो कौन राइटर हो सकता है रोमांटिक। अगर मैं बोलूं रोमांटिक एज का ही राइटर है, चलो बता दो कौन राइटर हो सकता है, गेस। इस तरह कौन राइटर लिख सकता है? तो जॉन कीट्स। ये है पीबी शेली। ये शेली इतना ऐसे लिखते हैं रेवोल्यूशनरी तरीके से, शेली हैं। और ये वास्तव में ये जो आई वर्ड है ये है क्लाउड, इनका एक पोयम है द क्लाउड, टू द क्लाउड, है ना, लिरिक है। तो ठीक है, तो उसमें जो है क्लाउड सारी बातें कह रहा है अपना, ठीक है। क्लाउड कह रहा है लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द womb, लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द tomb, आई अराइज एंड अनबिल्ट इट अगेन, ठीक है। तो
बहुत बढ़िया लाइन है ये, ठीक है। तो ये द क्लाउड का लाइन है और किसने लिखा है, पीबी शैली ने, ठीक है। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए जो है इनको कल कल भी हमने शैली के एक पोएम का एग्जाम्पल दिया था। कौन सा पोएम था वो? टू अ स्काईलार्क। फिर एक और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी खूब याद करवा रहा हूं आपको मैं। सनबीम प्रूफ आई हैंग लाइक अ रूफ। बताओ, सनबीम प्रूफ आई हैंग लाइक अ रूफ, ठीक है। सनबीम प्रूफ यानी सूर्य की किरणें से प्रूफ हो, यानी सूर्य की किरणें ना आ पाए, ठीक है। जैसे रूफ हो, छत होता है, तो छत किस लिए बनता है कि आप धूप और बहुत सी चीजों से अपने आप को बचाव कर सकें। तो यानी छत का काम क्या है, सूर्य की किरणों का रोकना। इसी प्रकार आई भी कोई काम करता है। वो आई कौन है, ठीक है, वो भी सूर्य की किरणों को रोकता है। कंपेरिजन है, ठीक है। जैसे रूफ रोकता है वैसे वो रोकता है। बता दो, ये भी द क्लाउड होगा सर, क्लाउड। हमने आपको इसीलिए संकेत दिया। क्लाउड भी क्या करता है, जब क्लाउड हो जाता है तो सूर्य कहाँ धूप होता है ना, वो तो पूरा सूर्य की किरणें को रोक लेता है ना। तो वही कंपेयर किया है यहाँ पे, द क्लाउड। फिर अगेन शैली, याद करवा दे रहा हूं, यही लाइन आएंगी जब आएंगी तो, हाँ। तो अभी से सब याद होता रहे। मेरे ख्याल से इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं सब पीजीटी दे रहे हैं ना, जितने भी लोग हैं, क्यों प्रेम जी और सब लोग दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। ये अलग बात है कि टारगेट केवल टीजीटी है कुछ लोगों का, मतलब बढ़िया से, लेकिन पीजीटी सब दे रहे हैं। तो ये चीजें हम सीख रहे हैं, ये सब फायदा करेंगे, है ना। और बड़े लेवल पे हमें जाना है, ठीक है। चाहे हमें टीजीटी ही टारगेट करना है, लेकिन हमारा लेवल हाई होना चाहिए, है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं कॉलेरिज की एक फिर लाइन ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कॉलेरिज जीआईसी के सिलेबस में है। तो हम चूंकि हमारे पास तीनों सिलेबस से लोग जुड़े हैं, तो इसलिए हम वहाँ की भी लाइन ले रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कौन बताता है कि कॉलेरिज की कौन सी पोएम की लाइन है। द वेडिंग गेस्ट stood still and listens like a 3 years child। अच्छा, मैं जो लिख रहा हूँ एकदम क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को, बोल भी रहा हूँ। यस सर। बताओ ये कॉलेरिज के किस पोएम का है? ओड टू ड्यूटी। कॉलेरिज ने ड्यूटी लिखा है ना, टू ड्यूटी। और भी कई पोएम लिखा है, डिजेक्शन एंड ओड, है ना। और भी कई ऐसे पोएम्स हैं, कुबला खां, ठीक है। उनके 3-4 पोएम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वहां से भी सिमली या फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि जो बड़ा राइटर है ना, तो जब फिगर ऑफ स्पीच की बात होगी तो उनसे ही क्वेश्चंस उठाते हैं। तो कई चीज़ें आपके सिलेबस में हो सकती हैं, कई नहीं हो सकती हैं, लेकिन अब तो कॉलेज जीआईसी के सिलेबस में है, तो हम मान के चले। चलो, एनीवन, ये फिर याद रखो कि कॉलेरिज का बहुत ही फेमस पोयम भूल ही नहीं सकते। कौन है भाई? द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, ठीक है। आप लोग जो है राइम ऑफ, ये अच्छी भी पोयम है, राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, एक बार जरूर आप लोग पढ़िएगा। और कहानी नहीं पढ़ना है, मतलब पोयम की लाइन जरूर देखिए यदि हो पाए तो, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। तो राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर का है ये, ठीक है। इससे याद रखना है आपको यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भाई। सर लास्ट वर्ड चाइल्ड के पहले क्या लिखा है? वाई से कुछ स्टार्ट। 3 years चाइल्ड, ठीक है। ओके सर। ज्ञान जी हैं? यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। बोल दिया करिए आप लोग, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कौन बताता है।
द होली टाइम इज, ये क्वाइट है, सॉरी, क्वाइट, क्वाइट एज नन, नोट भी करते जाएं। द होली टाइम इज क्वाइट एज नन, आगे बढ़ता हूं, ब्रेथलेस विद एडोरेशन, ये बता दो। अच्छा, नोट करते जाना है, और आपको हो सकता है मेरी क्लास तो इतनी आसान रहती कि क्लास में सब याद हो जाता है, लेकिन समझ में आ जाता है, याद न कहिए। याद करने के लिए उस लाइंस को लिख के याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये काम आपका दिन भर का रहेगा कि जो भी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, उनको आप रोज खूब जम कर प्रैक्टिस करें। और वोकैबुलरी और ग्रामर तो आप बिल्कुल एक सेट डेली करना ही है, और मैंने इसीलिए डेली टेस्ट आपका हो रहा है, तो उसका रिवीजन एकदम चलना चाहिए। जो भी आप पिछला दिन टेस्ट करते हैं उसको अगले दिन रिवीजन करते रहिए। तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये बस सोचना है कि हम जितना पढ़ रहे हैं ये तो लिटरेचर है, इसके साथ हमको वोकैबुलरी खूब प्रैक्टिस करना है। स्पेलिंग इतनी कठिन कठिन है कि आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपको सारे सोर्सेज बता दिए गए हैं, पीडीएफ दे दिए गए हैं। रोज आप कम से कम जो भी खाली समय रहे रोज वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करें। किसी दिन ज़्यादा मिल जाए उस दिन ज़्यादा करें। तो वोकैबुलरी की खूब प्रैक्टिस, ग्रामर का जो सेट कराया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा जो है एक दो बुक और ले लीजिए। आप में से जो पढ़ना चाहता है मुझसे पूछ ले सर और कौन सी बुक ले लें। तो आर्यस अग्रवाल की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, अगर आप उसे ले सकते हैं तो उसे जरूर लेकर, उसमें केवल प्रैक्टिस पेपर है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम में सफलता पाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। द होली टाइम इज जेंटिल एज नन, ब्रेथलेस विद एडोरेशन। बताओ भाई, चलिए कोई बात नहीं है, ये भी वर्ड्सवर्थ। कम से कम राइटर जरूर गेस किया करिए, राइटर को गेस करने की आदत पड़ जाएगी ना तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो, जब बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज दिखे तो समझ जाओ वर्ड्सवर्थ है, ठीक है। तो ये वर्ड्सवर्थ साहब हैं, और वर्ड्सवर्थ साहब की पोयम का नाम है इट इज ब्यूटियस इवनिंग कॉम एंड फ्री। तो ये सही से नहीं लिखा पा रहा है, लिख लें। इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, मैक्सिमम तो मैं आपके टीजीटी का ही राइटर ले रहा हूं, ठीक है। ब्यूटियस इवनिंग कॉम एंड फ्री, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, दो बार इवनिंग लिख दिया मैंने, कॉम एंड फ्री। नोट कर लिया, बोलते जाया करें। सिमली सीख लो ज्यादा ज्यादा, क्योंकि यही है, इसके बाद से तो हम फास्ट चलेंगे, अभी शुरुआत भी है। इट इज ब्यूटियस इवनिंग कॉम एंड फ्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब आप में से जो है और दो चार एग्जाम्पल्स हैं, कौन बताता है फटाफट, एक सेकंड बस सुन लीजिए। ज़्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं इन्हीं के अभी उसको लेने के लिए। कुछ कुछ तो मैं बोल दे रहा हूँ, उसको बस डायरेक्टली नोट कर लो, क्योंकि वो पोयम आपने पढ़ा नहीं है तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगा। हर लॉक्स वर येलो एज गुड, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। हर लॉक्स, LOCKS, बताइए लॉक्स का मतलब क्या होता है? बाल, बाल, चोटी, लट लट लट। ठीक है, ठीक है, येलो एज गुड, हर लॉक्स वर येलो, ठीक है। एक तो चोटी भी होता है, और लॉक का मतलब बाल भी होता है, केश, ठीक है। तो हर लॉक्स वर येलो एज गुड, तो ये फिर इसको सीधे नोट कर लो, क्योंकि अभी आपने इनको पढ़ा ही नहीं है ज्यादा ना, तो इसलिए दिक्कत हो रही है आपको। फिर से लिख लें आप, कॉलरिज द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, ठीक है, द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, राइम, ठीक है।
इन्हीं का एक और लाइन है, ये लाइन आप अपने आप ही समझ जाओगे इसलिए इसको मैं नहीं लिखवा रहा हूं। द अल्बाट्रॉस फेल ऑफ एंड सैंक लाइक लेड इनटू द सी। तो ये अल्बाट्रॉस है ना, जब भी आप देखिए अल्बाट्रॉस यदि किसी पोयम में आ जाए तो मैक्सिमम, चूंकि आप जो टीजीटी पीएचडी पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल यही है राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर है जिसमें अल्बाट्रॉस का जो है जिक्र आया है। ठीक है, तो अगर अल्बाट्रॉस आ जाए तो तुरंत देखते ही मार दो राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। ठीक है, तो ये दो ठो थे कॉलरिज के। आगे बढ़े हम। यस सर। हर लॉक्स वर येलो एज गुड। अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको हम थोड़ा शेक्सपियर की ओर भी ले जाएंगे। ठीक है, और भी चीजों की ओर। पहले शेक्सपियर की ओर जाने से पहले हम पहले ये जो पोएट है इनको खत्म कर लें जल्दी जल्दी। मैं बोल रहा हूं, देखता हूं बोलने से कितने लोग पहचान पा रहे। हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर। लिख ही देता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा ना दिक्कत कर रहा है। हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द है यहां पे, फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर। बोलो। बहुत सही। एक्चुअली यहाँ क्लाउड से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ये टू ए स्काईलार्क है शेली का। सबसे पहले हमेशा जो है राइटर का नाम बताया करिए फिर आया करिए, क्योंकि इससे आपको पोयम को समझने में आसानी होगी कौन इस तरह लिखता है थोड़ा सा। तो हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर। ठीक है, टू अ स्काईलार्क। आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब थोड़ा चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क पे। द चाइल्डहुड shows the man, the childhood shows the man a morning shows the day। बोलो, नकल नहीं मारना है किसी को, इंटरनेट पे डालोगे तुरंत मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम वाला बस सोचिए। क्योंकि आप इस राइटर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अभी पिछले कुछ दिनों में। द चाइल्डहुड शोज द मैन, अ मॉर्निंग शोज द डे। बताओ। वर्ड्सवर्थ। और लोग गेस करें, कोशिश अच्छी है सर वर्ड्सवर्थ ही। हाँ, गेस करने से पीछे नहीं हटना है। वर्ड्सवर्थ। सोनिया आ चुकी है क्या? सोनिया शर्मा। अच्छा नहीं आई। चलिए, द चाइल्डहुड शोज द मैन, द मॉर्निंग शोज द डे। रीता क्या बता रही हैं? गेस करिए। यस सर। वर्ड्सवर्थ। दुर्भाग्य की बात है, ये वर्ड्सवर्थ का नहीं है, ये मिल्टन का है, पैराडाइज रीगेन्ड। नोट कर लो आप। इसी तरह कंफ्यूज हो जाता है हम लोग, है ना, कि वैसे एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं जिन सोर्सेज से, अभी चूंकि मैं चेक करने का मुझे मौका नहीं मिला है, जिन सोर्सेज से मैं पाया हूँ वहाँ पैराडाइज रीगेन्ड है। ठीक है, तो फिलहाल वही होना चाहिए, गलत नहीं होगा। आगे बढ़े। यस सर। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट, हालांकि ये मैं कल ही बता चुका हूं, देखता हूं आप में से कौन बता रहा है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लिनियर दाउ दोस्ट कीप स्टडी दाई लैडन हेड अक्रॉस द ब्रुक। बताइए, कल अभी इसको मैं दिखा चुका हूं।
किड्स है किड्स का It's पोयम the पोयम autumn. बहुत सही, टू ऑटम। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छी कोशिश चल रही है। अब मैं ये देख रहा हूँ कौन बता रहा है मुझे। ये बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, मैं दूसरी लाइन से शुरू कर रहा हूँ। फेयर एज अ स्टार when only one is shining in the sky। चलो बताओ। सर मिल्टन। अच्छा, कहाँ किस पोयम का बताइए। चलिए, ये अच्छा आप गेस कर रही हैं, हम चाहते हैं गेस करिए आप भी, क्योंकि गेस करेंगे यही आपको आगे ले जाएगा। हाँ, बताइए। ये टीजीटी के ही राइटर हैं, 3 पोएट हैं आपके कोर्स में। तो 3 में से ही कोई पोएट है। सुनीता जी ने अच्छा गेस किया, और लोग भी गेस करें, बताएं भाई। नहीं, पोएट नहीं। हाँ, और फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। कौन बताए? बोलिए तो सब, गेस करने से पीछे मत हटिए भाई। हाँ बोलिए। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा, बहुत कम आवाज आ रही है। गंगा जी लग रहा बोल रहे हैं। रीता क्या बोल रही हैं आप? और लोग नहीं बोल रहे हैं भाई, नाम बोला जाए तो जरूर बोला करिए। मिल्टन सर। मिल्टन। चलिए, अब मैं फिर एक लाइन लिख रहा हूं। पहली लाइन, सी ड्वेल्ट सर वर्ड्सवर्थ। who dwelt upon untrodden way अनप्रूडेंट। way तो ऐसे गड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? उसी की बात की लाइन है ना? तो ऐसे आप लोग ना करें। देखिए, एग्जाम में आप रेडी रहें। सी ड्वेल्ट एमंग द अनटोडन वेज, फेयर एज ए स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। ये पोयम है। ठीक है, तो अब बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करेंगे। पोयम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ। ठीक है, पोयम का नाम आपको पता ही चल गया है, सी ड्वेल्ट अमंग द अनटोडन वेज। ठीक है, लूसी पोएम्स का एक पार्ट है ना ये। तो आपको थोड़ा सा चीजों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े। किस पोएम का था सर? लूसी ग्रे? नहीं, पोयम का नाम लिखिए। लूसी ग्रे में तो 5 पोयम है ना, जब पढ़ाएंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल इतना लिखिए, सी ड्वेल्ट हाँ यस, सी ड्वेल्ट अमंग द अनटोडन वेज। ये पहली लाइन ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखें, सारे शायद पोएट हो गए। एक और लिख लो, क्योंकि ये भी पोएट इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी के सिलेबस में, इसलिए इनका भी ये लाइन लिखवा दे रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पोएट है, यहाँ क्यों बच जाए। एंड लाइफ रैन गेली, GAILY, एज स्पार्कलिंग थेम, एज स्पार्कलिंग टेम्स। ये नदी का नाम है, थेम्स या टेम्स जो भी आप बोले। ये किस राइटर की लाइन है? कैन एनीवन गेस? द लाइफ रैन गैली एज द स्पार्कलिंग थेम्स। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि इस राइटर को आपने पढ़ा तो है, लेकिन आप लोग भूल रहे हैं, पढ़ाई मन से नहीं हो रही है। आर्नोल्ड ने लिखा है और पोयम का नाम है द स्कॉलर जिप्सी। ठीक है, तो लगभग पोएट्स की जितनी भी मुझे लगी मैंने सब आपको बता दिया। और भी कुछ पोएट्स हैं, उनको एक पोएट का बस नाम लिख लो, जानते रहो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइटर। ये बोलते हैं, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज दैट्स निवली स्प्रंग इन जून, ओ माई लव्स लाइक द मेलोडी दैट्स स्वीटली प्लेड इन ट्यून।
ये राइटर ये लाइन इतनी फेमस है कि हर जगह जब भी सिमली के एग्जाम्पल की बात होती है तो इस लाइन का एग्जाम्पल जरूर दिया जाता है। ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। अरे इसको नहीं आप लोग बता पा रहे, बहुत ये दुख हो रहा है मेरे को सुन के। ये बहुत ही फेमस है, मैं सोचा इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को मालूम होगा। लाइक अ रेड, सर रॉबर्ट बर्न। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये याद रखिए, लव लाइक अ रेड रेड रोज, ये बहुत फेमस लाइन है। और ये किसका है? रॉबर्ट बर्न्स का है। ठीक है, बर्न्स स्कॉटिश पोएट थे ये। ठीक है, पूरा सॉरी ये फर्स्ट ऑफ सिर्फ बर्न्स है ना। और पोएम का नाम है अ रेड रेड रोज। अ रेड रेड रोज बहुत ही फेमस पोएम की लाइन है ये, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। ठीक है, आगे बढ़े, जी सर। नोट कर लें, बर्न्स अ रेड रेड रोज। ठीक है, अच्छा अभी भी एक और राइटर बहुत ही फेमस राइटर हैं, पोएट हैं, इनको पहले लें। शेक्सपियर के हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, लेकिन उससे पहले हम एक और पीजीटी के राइटर को कर लेते हैं और देखता हूं कौन बताता है इनको। एंड दिस ग्रे स्पिरिट, and this grey spirit yearning in desire रुक जाइए, नोट कर लेने दीजिए, बता देंगे आप लोग, क्योंकि इस लाइन बहुत ही फेमस पूरे हिस्ट्री की और बहुत ही फेमस पोएम भी है। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ, ये LIKE है, लाइक अ सिंकिंग स्टार। To follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought। लाइन सबने नोट कर ली। एंड दिस ग्रे स्पिरिट yearning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought। चलो अब बताओ कौन बोल रहे थे? टेनिसन का है सर, यूलिसिस। बहुत सही, टेनिसन की पोयम है और पोयम का नाम है यूलिसिस। बहुत ही फेमस लाइन है यूलिसिस की। अब इसमें ध्यान रखना, कुछ चीजें अभी बता दे रहा हूं। एंड दिस ग्रे स्पिरिट, ग्रे स्पिरिट का मतलब क्या है? ये जो ग्रे स्पिरिट मतलब यूलिसेज अपने आप को बोल रहा है, क्योंकि यूलिसेज की एक एज हो गई है, अब वो यंग एज में नहीं है। तो ग्रे स्पिरिट का मतलब कि ओल्ड पर्सन। अब जो मैं ओल्ड पर्सन बचा हूं, अभी भी मेरे अंदर डिजायर है, बहुत ढेर सारी डिजायर है। और डिजायर किस चीज की है? टू फॉलो नॉलेज, कि मैं नॉलेज को फॉलो करूं। किस तरह? जैसे एक सिंकिंग स्टार होता है, जैसे एक स्टार होता है, डूबता रहता है, फिर भी जो है अपनी चमक बनाए रखने की कोशिश करता है। तो उसी तरह मैं भी क्या करूंगा, मैं भी अपने नॉलेज को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। मेरी उम्र हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो क्या करूं, फिर भी मैं बिल्कुल भी अपनी हिम्मत नहीं हारूंगा। और बिल्कुल मैं इस तरह नॉलेज को पाने की कोशिश करूंगा, फॉलो करने की कोशिश करूंगा, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। वो बिल्कुल जो ह्यूमन थॉट है, ह्यूमन सोच है, ह्यूमन रीच जहां तक हो सकती है, उससे मैं बहुत दूर, उससे कहीं बहुत आगे जाके नॉलेज को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल पोयम है यूलिसेज, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ इंस्पिरेशन, फुल ऑफ होप। तो इस पोयम को पढ़ के आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मैं कहता हूँ इस पोयम को सिर्फ आप लोग इसलिए पढ़िएगा कि इस पोयम को पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर पोयम को आप समझ रहे हैं तो, है ना। अच्छा, ये पोयम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि
ये पोयम जो है, अगर हम आपसे बोलें कि लिटरेरी, जैसे जो पोइट्री है, तो पोइट्री दो प्रकार का होता है, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पोइट्री। तो बताइए किस टाइप में आएगा? ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव पोइट्री, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एंड दो प्रकार मैंने बताया था ना, सब्जेक्टिव पोइट्री। तो ये पहली बात किस पोइट्री के टाइप में आएगा, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये क्या, कौन सा जॉनर है। अगर पोइट्री में बोला जाए तो इसको पोइट्री में कौन सा टाइप का पोइट्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एलिजी है, ड्रामा है, क्या है, एलिजी है, सोनेट है, ठीक है, एपिक है, क्या है ये? एनीवन? ठीक है, बहुत सही। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसे याद रखना है आपको, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये एग्जाम का, ये आपके दूसरे प्रकार से एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछे कि यूलिसेस क्या है, क्या जॉनर है इसका, या किस प्रकार की पोइट्री है। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ध्यान रखना, ड्रामेटिक मोनोलॉग हमेशा किस प्रकार से आएगा, ये ऑब्जेक्टिव पोइट्री की कैटेगरी में आएगा। कुछ लोग सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव वो गलत तरीके से बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पोएट अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बता रहा, उसने एक कैरेक्टर को बनाया है, वो अपने बारे में बता रहा है। तो कैरेक्टर, राइटर की तरफ से तो कोई उसका अपना इसमें राइटर की तरफ से तो कोई हिंड्रेंस नहीं है, राइटर अपनी कोई भी बात नहीं कह रहा है। तो इसलिए ड्रामेटिक मोनोलॉग है। दूसरी बात यह है कि ये ऑब्जेक्टिव पोइट्री का एक प्रकार है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये अपने माइंड में रखना है, ठीक है। एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन आता है ना कि इसमें से कौन ऑब्जेक्टिव पोइट्री है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री फॉर्म है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता रहेगा कौन ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, तभी आप कर पाएंगे। तो इतनी बात सभी को क्लियर है? यस सर। अब मैं आगे बढ़ूं तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं, क्योंकि जब चीज आती है तो हम एसोसिएट करने से पीछे नहीं हटते। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, एनीवन? जब कोई पर्सन किसी चीज को स्पीच करता हो लेकिन सुनने वाला प्रेजेंट होता है लेकिन उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। सुनने वाला रहता है, साइलेंट रहता है और रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। क्या रिप्रेजेंट नहीं कर पाता? मतलब वो बोलता नहीं है, मतलब वो साइलेंट खड़ा रहता है लेकिन स्पीकर बोला करता है। हाँ, तो बस इसको सिंपल सी बात में समझना है कि ड्रामेटिक शब्द से मतलब कि एक कैरेक्टर बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से अपनी बात को बोलेगा, ठीक है। और मोनोलॉग, मोनो का मतलब एक ही आदमी बोल रहा है, लेकिन लॉग वर्ड से हमारे सामने कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि लॉग का मतलब होता है कन्वर्सेशन। तो एक आदमी कन्वर्सेशन कैसे करेगा? तो इसका मतलब कि जो कन्वर्सेशन तो हो रहा है, तो अब आप बोल रहे हो कि सर साइलेंट है, तो साइलेंट है तो कन्वर्सेशन कैसे होगा? प्रॉब्लम होगी ना। अगर लॉग लिखा है तो कन्वर्सेशन है। चलो हम आपकी बात सही मान रहे हैं कि एक आदमी बोलेगा, और ड्रामेटिक तरीके से बोलेगा, अपनी बात को खूब बढ़िया से कहेगा, स्टाइल से बोलेगा कि आपका इंटरेस्ट जगेगा, लेकिन फिर भी वो जो दूसरा पर्सन है वो साइलेंट है। तो साइलेंट है तो कन्वर्सेशन कैसे हो? बोलो भाई, कोई एनीवन? अपने से खुद करेगा सर। इट इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन हिमसेल्फ एंड नहीं सर, इसमें अपने से तो कन्वर्सेशन नहीं कर रहा है वो। आपको हर समय ऐसा फील होगा कि वो बता रहा है। आप यूलिसेस की लाइन को पढ़िए तो वहां पे हमेशा ये फील होता है कि वो बता रहा है किसी को, ठीक है। तो इतनी तो क्लियर है कि वो अपने से बात नहीं कर रहा है। जैसे एसाइड आप जब बात करते हैं तो एसाइड में आपको लगता है कि वो अपने से बात कर रहा है ना। सालिलिक्वी जब करते हैं तो सालिलिक्वी में भी लगता है चलो कोई नहीं है, वो बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको कभी फील ही नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा वो किसी को कुछ बता रहा है। तो यानी सर इसमें क्या है, कन्वर्सेशन ऑफ वन कैरेक्टर विथ लिसनर और विथ हिमसेल्फ। हाँ, तो अब यहाँ पे ध्यान दे, कन्वर्सेशन हो रहा है। अच्छा, आप लोगों ने लग रहा है कि कम्युनिकेशन शब्द को बहुत अच्छे समझा नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब जानते क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब टू शेयर एनीथिंग, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति दूसरे से बात करता है। कम्युनिकेशन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है वर्बल, थोड़ा सा साइंटिफिक जा रहा हूं, और एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल में क्या होता है, आप भी बोलो हम भी बोले, है ना, हमने कुछ बोला कुछ आपने बोला शब्दों के द्वारा। और नॉन वर्बल में क्या होता है, हमने बोला मतलब 2 लोग जब जेस्चर्स के साथ, ध्यान दीजिए जेस्चर्स, जब जेस्चर्स का यूज किया जाए
ठीक है, अपनी भाव भंगिमा का यूज करके भी हम किसी से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ये भी होता है, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए हमने आपसे पूछा खाना खाया आपने, तो आपने नो नहीं बोला, यस नहीं बोला, आपने कुछ नहीं बोला, बस अपने सर को हिला दिया। तो हम आपके सर के हिलाने के तरीके से समझ गए, तो हम आपसे कन्वर्सेशन किए कि नहीं किए? यस सर। मतलब इस बात को समझिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि साइलेंट लिसनर है, लेकिन वो भी कन्वर्सेशन कर रहा है। किस तरह से? अपने जेस्चर्स के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पे जो लिसनर होगा, वो लिसनर कम्युनिकेशन करेगा, आपसे बात करेगा, बट हिज कम्युनिकेशन विल बी नॉन वर्बल। वो शब्दों के द्वारा कम्युनिकेट नहीं करेगा, ही विल बी यूजिंग ओनली हिज जेस्चर्स। वो केवल अपने जेस्चर्स को यूज करेगा, ठीक है। और अगर आप इसका खूब बढ़िया एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ड्यूक ऑफ फेरारा एक पोयम है, बहुत ही फेमस पोयम है, हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रहता है। ड्यूक ऑफ फेरारा रॉबर्ट ब्राउनिंग का पोयम है, उस पोयम को पढ़िए। तो उस पोयम को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि कुछ जगहों पे अचानक जो है, जो स्पीकर है, जो ड्यूक ऑफ फेरारा है, वो अपनी बात को फिर दूसरे तरीके से कहने लगता है, या नाराज होने लगता है, या और अच्छे से प्रभावशाली तरीके से कहना चाहता है। रीजन क्या है? जब देखता है बोलने वाला कि जो सामने वाला है वो हमारी बात को बहुत ध्यान से नहीं सुन रहा है, या इंटरेस्ट कम ले रहा है, या अपने सर को ऐसे गलत तरीके से हिला रहा है, यानी वो आपकी बात से सहमत नहीं है, तो आप और जोर दे के अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको ड्यूक ऑफ फेरारा में पूरी तरह से पता चलेगा। और वहां पे आपको पता चलेगा, यस, जो दूसरा वाला पर्सन है वो कन्वर्सेशन तो कर रहा है, लेकिन उसका कन्वर्सेशन कैसा है? नॉन वर्बल है। वहां एकदम क्लियरली पता चल रहा है। और इसीलिए रॉबर्ट ब्राउनिंग को सबसे बड़ा राइटर माना जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हु वाज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, या हु गेव न्यू हाइट्स टू ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो इट वाज ओनली रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्लियर है सभी को ये बात? यस सर। यस सर। डीप ले जाके बहुत सी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कितना आप लोग याद रखते हो, है ना। ठीक है, तो हमने देख लिया लगभग सारी जितने भी मेजर राइटर्स थे रोमांटिक एज के, सबसे हमने कुछ ना कुछ लाइन आपको दिखा दिया, बता दिया। अब हम आपको आते हैं और थोड़ा शेक्सपियर पे ले जाते हैं, क्योंकि शेक्सपियर के बिना तो टीजीटी अधूरा है। 40% क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। अब हम शेक्सपियर की कुछ बहुत महत्वपूर्ण लाइंस को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ड्रामा की कुछ लाइंस को देखते हैं, जो कि शेक्सपियर के ड्रामा से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला जो हम ड्रामा की लाइन देख रहे हैं, एक सेकंड, ये बहुत ही फेमस लाइन है। पहले तो देखता हूँ कितने लोग पहचान पाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है अपना ड्रामा जब पढ़ाया था। एज फ्लाइज टू wanton boys are we to the gods, they kill us। ये पूरी लाइन याद रखना है, जिंदगी में कभी पर भी, ये बहुत अच्छी लाइन है। they kill us for their sport। किंग लियर। बहुत सही, किंग लियर। किंग लियर की लाइन है। चलो इतना तो आपने बता दिया, मुझे ये बता दो कि ये जो लाइन है किंग लियर की, ये किसने बोला है? ग्लूसेस्टर। बहुत सही। कौन बता रहा है ये जवाब? रीता चौधरी। बहुत सही रीता जी, बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं आप। देखो रीता ने मन लगा के पढ़ा, फटाफट बता रही हैं। किंग लियर का है और ये ग्लूसेस्टर की लाइन है, ठीक है। ग्लूसेस्टर ये लाइन क्यों बोलते हैं? क्या लाइन का मतलब? एनीवन फास्ट? लग रहा है आप लोग मेरे शेक्सपियर के पूरे ड्रामास को नहीं देखे। चलिए रीता सर आप एडगर बताइए। से क्या कहते हैं?
सिर्फ सिंपल सी है, बहुत इजी है, छोड़ो रहने दो, मैंने सोचा आप में से कोई बताएगा। एज फ्लाइज टू द वांटन बॉयज, ये कहता है कि जो फ्लाइज होती हैं, जो तितलियां होती हैं, मैंने बहुत बढ़िया से उसमें बताया था, अगर कोई उसको जाके फिर से देखना, किंग लियर का कोटेशन अलग से एक पूरा वीडियो ही है। एज फ्लाइज टू द वांटन बॉय, जैसे फ्लाइज होते हैं तो उनको जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वांटन मतलब आवारा, जिनको कोई काम नहीं होता है, वो क्या करते हैं, वो जा जाके तितलियों को देखते हैं तो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और किस लिए, गे खेल खेल में उनका बस काम होता है, चलो तितलियों को पकड़ते हैं, मजा आएगा, उनकी पंखियों को पकड़ते हैं, उनके हाथों में कलर आ जाता है तो उनको और मजा आता है, ठीक है। जब वो फड़फड़ाती हैं उनकी हाथों में तो उनको मजा आता है। तो ये कह रहे हैं जैसे बच्चे होते हैं, आवारा बच्चे होते हैं, उनके लिए तितलियों को गेम की तरह, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, वो गेम की तरह उनको लेते हैं, तितलियों को पकड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं अपने स्पोर्ट के लिए, अपने गेम के लिए। वैसे ही हमारी जिंदगी है, ऐसे भी हम किन के लिए, हम देवी देवताओं के लिए, हम गॉड्स के लिए किस तरह हैं, हम उन्हीं तितलियों की तरह हैं, वो हमें अपने गेम के लिए मार देते हैं, यानी हम उनके गेम का शिकार हो जाते हैं। हमारी लाइफ का कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं, हमारी लाइफ उनके लिए गेम की तरह है, जैसे कि तितलियां गेम की तरह हैं आवारा बच्चों के लिए। ये बहुत ही मार्मिक लाइन है, और ऐसा ये इसलिए कहते हैं क्योंकि बेचारे की कितना ईमानदार आदमी है, कितने अच्छे पर्सन है, और इनकी दोनों आंखें निकाल ली जाती हैं। बताओ, इनकी दोनों आंखें कौन निकालता है? सर वो लिए थे बेटी का हस्बैंड, आई थिंक गवर्नर का हस्बैंड। गॉनेरिल का हस्बैंड। ये भाई थोड़ा सर रीगन का जब ये कुछ मैसेज आते हैं तो वहाँ पे इनको बाम दिया जाता है, तब आप लोग सब गड़बड़ा हो गए, स्टॉक में बंद कर देते हैं और क्राउन रोयल के सर्वेंट ने सर। आप गड़बड़ कर रही हैं। स्टॉक्स में इनको नहीं बंद किया जाता है। बताओ, स्टॉक्स में किसको बंद किया जाता है? केंट को बंद किया जाता है। केंट को गड़बड़ जा रहे हैं आप लोग, रिवीजन करिए फिर से, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मेरा सब पढ़ाना बेकार हो जाएगा, है ना। स्टॉक्स में केंट को बंद किया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, फिर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हु वाज केप्ट इन स्टॉक्स, ठीक है। और कौन आंखें निकालता है? ड्यूक ऑफ कार्नवाल, कभी मत भूलना, कौन था? ड्यूक ऑफ कार्नवाल, ठीक है, ये आंखें निकालता है, ठीक है। किसके साथ, किसका हस्बैंड था ड्यूक ऑफ कार्नवाल? रीगन का। तो ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। हम इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को, सिर्फ हमारा बताना या सिमली बिल्कुल नहीं है, हम बार बार बता रहे हैं कि ये आप इतना ध्यान रखो कि एग्जाम में जितनी भी कोटेशंस आती हैं, मैक्सिमम कोटेशन सिमली की होती हैं, ठीक है। इसलिए जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलो एक लाइन, ये अभी हमने ड्रामा पढ़ाया नहीं है, लेकिन शायद आप में से देखता हूं कोई बता दे। दीज वर्ड्स लाइक डैगर्स इंटर इन माइन ईयर्स, बता दो, गेस करिए, गेस। अब आवाज ही नहीं आ रही है। हैमलेट सर। और लोग भी गेस करें। डैगर सीन तो मैकबेथ में भी है। हाँ सर वहाँ भी है। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान रखो, डैगर सीन है, ये कह रहा है कि ये वर्ड्स डैगर की तरह मेरे कानों में घुस रहे हैं। ये हैमलेट का ही है, बहुत सही बताया प्रेम जी ने, ये हैमलेट का लाइन है, ठीक है, इसे याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, बिल्कुल याद रखना है ना। बार बार मैं बता रहा हूँ, और इसे अभी रटना शुरू कर दीजिए, अभी रट लीजिए, बिल्कुल अभी अभी सुन रहे हैं और फिर इसको रट लीजिएगा। एक बहुत ही फेमस लाइन, बहुत ही फेमस लाइन मैं बोलने जा रहा हूं, देखता हूं। हर हेयर that lay along her back, her hair that lay along her back
चलो ये दूसरे की लाइन अब आगे लिख दिया है, मैं गलती से 2 लाइन लिख दिया, ये किसी दूसरे पोयम की है फिलहाल, अब नोट ही कर लो जब लिख दिया तो। वाज येलो लाइक राइप कॉर्न, ये भी बहुत ही फेमस लाइन है। आ गया है गलती से, इसको मैं बता रहा था शेक्सपियर, लेकिन ये लाइन बीच में आ गई। चलो बता दो, ये भी अब आ गई है। तो ये लाइन बहुत ही फेमस है। पीवी सैली सर। नहीं, ये पीवी शैली नहीं है, ये रोजटी है, रोजटी, ठीक है। डीजी रोजटी एक बहुत ही फेमस राइटर रही हैं, ठीक है। प्री रैफेलाइट आप लोगों ने एक मूवमेंट सुना होगा, ठीक है। तो प्री रैफेलाइट मूवमेंट की ये हेड रहे हैं, ठीक है, डीजी रोजेटी। और इनका पोयम का नाम है द ब्लेस्ड डैमोजेल, ये बहुत ही फेमस पोयम है, ठीक है। तो अब आ ही गया है तो नोट ही कर लो, द ब्लेस्ड डैमोजेल, ठीक है। प्री रैफेलाइट राइटर है ये, बहुत ही फेमस पोयम। नोट कर लिया। हर हेयर दैट ले अलोंग हर बैक वाज येलो लाइक राइप कॉर्न, बहुत ही अच्छी इमेजरी है, बहुत ही जबरदस्त। द ब्लेस्ड डैमोजेल। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ग्लोरी इज like a circle in the water, ये जो बता देगा ना, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त लाइन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है गंगाराम जी, आपकी अभी एंड कर देंगे, ठीक है, संभवतः 2-4 मिनट में। तो ग्लोरी इज लाइक अ सर्कल इन द वाटर विच नेवर सीथेथ टू इनलार्ज इटसेल्फ, विच नेवर, यहां सीज है, सीज से ना पहले जानते हैं टीएच लग जाता था, टू इनलार्ज इटसेल्फ, ठीक है। बस इतना ही रखो, और भी लाइन है, और पूरी लाइन ये है, टिल बाय ब्रॉड स्प्रेडिंग। अगर किसी को कहीं काम हो तो छोड़ सकता है, अब ज्यादा है नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग से देख लेगा, है ना। मैं इसको फिलहाल मजबूरी है, इसको खत्म ही कर देना चाहता हूं, ज्यादा एग्जाम्पल लेके, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। इट डिस्पर्स टू नॉट, NOUGST, नॉट मतलब जीरो होता है। तो अब बताओ, ग्लोरी इज लाइक अ सर्किल इन द वाटर, सिर्फ यही लाइन याद रखना है, विच नेवर सीज टू इनलार्ज इटसेल्फ, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना, ग्लोरी होता है, अगर आप अच्छे पर्सन हो, अच्छा काम करोगे तो आपकी जो ग्लोरी वो बढ़ती रहेगी। जैसे कि पानी में अगर आप देखो तो सर्कल होता है, और वो देखिए कैसे तेजी से बढ़ता रहता है, सर्कल बढ़ता जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो कभी भी सर्कल, जैसे पानी का सर्कल होता है, वो कभी भी अपने आप को सीज नहीं करता, रोकता नहीं है आगे बढ़ने से, ठीक है। टिल बाय ब्रॉड स्प्रेडिंग इट डिस्पर्स टू नॉट, ठीक है। और बाद में क्या होता है, फिर बाद में एक ऐसी स्थिति आती है कि वैसे से बढ़ता है, फिर अचानक लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर एकदम शुरू से बढ़ेगा। तो ग्लोरी बिल्कुल वैसे ही है, अगर अच्छे कर्म करोगे तो बहुत तेजी से आपका सम्मान बढ़ेगा, बिल्कुल जैसे वाटर में आप देखते हैं गोले बढ़ते रहते हैं बहुत तेजी से, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है यदि आप कोई गलत काम करोगे तो, ठीक है, तुरंत ग्लोरी आपकी खत्म हो जाएगी। तो अब ये बताओ भाई, ये किस पोयम से है, किस शेक्सपियर के जानते हैं, किसी एक बहुत ही फेमस ड्रामा से लिया गया है। नोट ही कर लो क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, बहुत ही फेमस ड्रामा है, और ये हिस्ट्री प्ले है। लिखिए हेनरी 4th पार्ट 1,